तो गुड आफ्टरनून चैम्पियंस। आज का जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है ना, वो बड़ा रहस्यमयी है। पर बच्चों, ये क्लास 10th के लिए हल्का सा काम आएगा, जिसके चैप्टर में प्रकाशिकी आती है। पर पूरे 12th की तो ये तो पूरी सीरीज़ रही है ना, तो इसको हम बहुत रोचक ढंग से पढ़ने वाले हैं। आपको इसमें हम बताने वाले हैं कि उजाले के क्या अंधेरे रहस्य हैं, है ना। और आपको हम ये समझा देंगे कि प्रकाश की कितनी चालबाजियाँ होती हैं, प्रकाश कितने कितने अटखेलियाँ करता है। इतना रहस्यमयी हमारा जगत है, इतनी रोचकता फैली हुई है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलनी हैं। तो आप बिल्कुल जो है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर आपके हाथ ये सीरीज़ लगती है तो मैं आपसे हिदायत देता हूँ, रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस सीरीज़ को पूरा देखिए। आपका नज़रिया बदलेगा। ये चैप्टर जो है ना, नया चैप्टर तो नहीं है ये बस आप समझ लो कि दुनिया को फिर से देखने का एक नया रास्ता होगा ये। फिर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, हर एक टॉपिक में हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो चलिए हम बातें ना करते हुए इस सीरीज़ की बड़ी सुंदर शुरुआत करते हैं, और इसमें हम आपको बड़ी छोटी छोटी बातें शुरू करते हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। और ये चैप्टर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फार्मूला है, बहुत सारे लोग इसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं। हमारे दोस्त इसको फॉर्मूलेटिक्स कहते थे कि भैया इसमें बस फार्मूले होते हैं। बट ट्रस्ट में, फार्मूले ही नहीं है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो आपने अब तक शायद नहीं सुनी होंगी। तो अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस है, अगर आप झेल सकते हो हमें, तो 1 घंटे ज़रूर झेलो। 40 मिनट 30 मिनट का अगर ये लेक्चर जाएगा तो आपको इसमें लगा होना पड़ेगा। चलिए सर शुरू करिए, है ना। बहुत सारी बातें आपने कर ली, तो अब ज़रा शुरू करिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। जहाँ पर रे का मतलब किरण होता है, वो तो हम आपको बताएंगे, वो आप जानते हो। पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये ऑप्टिक्स क्या है। यहाँ पर आपके सामने परिभाषा लिख रखी गई है। ऑप्टिक्स क्या होती है? ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश को पढ़ने की एक पूरी शाखा होती है ना विज्ञान की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसा, रेडिएशन मत कहो आप तो, है ना, आप इसको स्पेक्ट्रम बोल दो, क्योंकि मैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ाना चाहता था ना। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम माने क्या होता है? एक पूरा पैटर्न, एक पूरी कहानी आपको मिली थी जब लोगों ने इसको रिसर्च किया, तो वहाँ से आ रहा है। अभी आप टेंशन ना लें, वो आपको हम बताते रहेंगे। तो जो पूरा जो आपके सामने एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है ना, कि पहले क्या आता है। सर एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीख रखी हैं, जैसे यहाँ ध्यान से देखो आप, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सब लिखा है ना। तो कहने का सीन ये है कि इसमें हर तरंग जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इस तरंग को कहा जाता है कि एक पैटर्न फॉलो करती है। एक इसका एक पूरा, ये एक इबादत है ना। तो इसको हमने क्या बोल रखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, और इस स्पेक्ट्रम में जो 4000 से ले करके 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास लाई करती है किरणें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश। उसको हम प्रकाश बोलते हैं। और कहीं ना कहीं आज हम इसी के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। तो ज़रा मेरी बात सुनिए सर, आप यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या होता है? लोगों ने बता रखा है ना कि लेमडा बढ़ता है। लेमडा क्या होता है सर? तरंगे जो चलती हैं ना बच्चा, उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? लेमडा बोलते हैं। यही आपकी लंबाई क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, या फिर लेमडा। तो आप जब यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करते हो, गौर से मेरी बात सुनो, जब आप कॉस्मिक रेज क्या होती है? वैसे लिखा नहीं गया है, पर यहाँ पर वो भी रेज आती है, कॉस्मिक रेज। ये सूर्य के गर्भ से निकलती, बड़ी खतरनाक होती है। मैं आपको बताता हूँ, ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ जब आप गति करते हो ना इस साइड, तो आपका लेमडा बढ़ता जाता है, लेकिन लेमडा बढ़ने से एनर्जी इसकी घटती जाती है। क्या सिखा रहे हैं आप ये? तो एनर्जी क्या होती है? घटती जाती है। सुनो ध्यान से, इसमें जो खास तरह की किरणें जो हमको दिखाई दी हैं, उनको हम लोग बोलते हैं विजिबल रेज, दृश्यमान तरंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं यही वो तरंगे हैं, यही वो किरणें हैं जो हमको दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर कुछ रोचक बात समझिए, यही होती है 4000 से ले करके 4000 पर कौन खड़ा होता है? अच्छा आपने सुना है ना विबग्योर? तो मैं आपको इतना बताइए देता हूँ कि 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती हैं, और रेड वाला कितने पर जाके टच करता है? 8000 एंगस्ट्रॉम पे। और ये हमारी क्या होती हैं? ये वो किरणें होती हैं जो हमें दिख जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा इतनी सी बात आपको समझ में आती है। सर एक बात बताओ, हमको ये सब किरणें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? मेरा क्वेश्चन पहला आपसे, और मैं आपको सिखाता हूँ।
क्योंकि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो ज़्यादातर जो है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ले करके यहाँ तक ये जो किरणें होती हैं ये इतनी हार्मफुल होती, इतनी ख़तरनाक होती हैं कि आपकी रेटिना, आपकी आई झुलसा सकती हैं। तो अगर इसको हम देखना सीख गए होते ना तो हम कहीं ना कहीं जी नहीं पाए होते, विकास नहीं हुआ होता हमारा। अच्छा, उसके बाद बताओ सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आपको किरणें दिखाई दे रही है ना सर, ये वाली देखिए आप, इंफ्रा हो गया, माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, ये किरणें इतनी ख़तरनाक होती हैं ना ना ना, ये बहुत हल्की होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत छोटी होती है और इनकी एनर्जी इतनी कम होती है ना कि हमारी आँख पर पड़ेंगी तो हमारी रेटिना को एक्साइटेड ही नहीं कर पाएंगी। तो अगर हमारी रेटिना एक्साइटेड नहीं हुई, उसके अंदर रॉड, कोन, ये सब जो कोशिकाएं हैं अगर वो नहीं चालू हो पाए तो क्या कभी आप फिगर देख पाओगे, तस्वीर नहीं बनेगी। इसलिए इनके पास तो एनर्जी ही कम थी तो वैसे ही हमको नहीं दिख पाएंगे। ये इतनी हायर एनर्जी में एग्जिस्ट करते हैं कि आंखें ख़राब हो जाएगी। तो हम ना ये देख सकते हैं और इसको देखना नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है। और सूरज से भारी मात्रा में अगर कोई रेंज की किरणें निकल के आती हैं बच्चों, तो याद रखना वो विजिबल किरणें होती हैं। तो आपको पता होगा कि जीवन जो अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है, तो हम थे ऐसे, हमारी एक एक कोशिका, एक एक रेसा रेसा जो है तलाश कर रहा होता है कि कौन सा ऐसा मैटर है जो हमको ज़िंदगी आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो यहाँ पर देखा है ना। तो जो विबग्योर किरणें हैं ये वही किरणें हैं जिसमें आदमी जिंदा रहा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण भी इसी के रेंज में करते हैं। तो देखो पौधे ने भी अपनी ज़िंदगी किस रेंज को छू करके शुरू कर दी, ये विजिबल रे। तो ये मैंने आपको छोटी सी बात बताई विजिबल रे के बारे में। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, अब ध्यान से सुनोगे, है ना। जैसे ध्यान से देखिए तो क्या आपको पता है जो इंफ्रारेड रे होती हैं, जो इंफ्रा तरंगे होती हैं, ये जो है हीट जनरेट कर सकती हैं, है ना। ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो आपने सुना सांप के बारे में, सांप जो होता है वो इस हीट को सेंस कर सकता है। उसके पास पिट पाए जाते हैं। पिट क्या होता है सर? पिट जो होता है उसके नाक के आसपास गड्ढे होते हैं और उस गड्ढे से वो क्या करता है, उस गड्ढे से वो सेंस कर जाता है, चीज़ों को जान जाता है ना। जैसे रात के समय देखा होगा, मान लीजिए चूहा बैठा है किसी घर में और चूहा सांस ले रहा है, तो चूहा जब सांस लेता है तो बताओ उसका शरीर फूलेगा पचकेगा, ठीक है। तो सांस लेते समय शरीर से गर्मी, वही एनर्जी निकलती है और उसके बाद अगर वो चल रहा है तो रोड पे रगड़ करके घर्षण पैदा करेगा, फ्रिक्शन, वहाँ से भी हीट पैदा होगी। वो हल्की हल्की माइन्यूट सी हीट को ना सांप जो होता सेंस कर जाता है, वो हीट उसको जलते हुए एलईडी की तरह दिखती है। तो किस रात में भी जो है कि झपट्टा मार लेता है। सांप रात में भी तो अटैक करता है बिकॉज ऑफ हीट, है ना। तो जब हीट जनरेट होती है तो वहाँ से भी ये क्या करता है, अपना काम कर लेता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया सांप को लेकर के। आपको पता है बच्चों, जो घोड़े होते हैं ना वो भी इसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ें सेंस कर लेते हैं। पहले के राजाओं के घोड़े जो थे वो प्रिय थे, उसके पीछे एक रीज़न ये भी था ना। राजा जब नया नया घोड़ा लेते थे, बहुत बार नहीं सुना आप लोगों ने कि जो है कि घोड़े जा रहे थे, अचानक से घोड़े ने क्या करा, अपनी चाल रोक दी और ज़मीन के ऊपर जो है कि पैरों से वो खुदाई करने लगा, पैरों से खोदने लगा, हिनहिनाने लगा, वो जाना नहीं चाह रहा है आगे। अब बाद में लोगों ने तलाशा तो पता चला कि सामने 7-8 लाशें दफन हुई हैं। तो इससे समझ में आएगा ना कि कुछ खतरे जो होते हैं उसको घोड़ा जो होता है वो क्या करता है, वो भाप लेता है। तो कहीं ना कहीं धरती पर बहुत रोचक जीव भी रहे हैं जो हमको इन्हीं छुपे प्रकाशों से कुछ सूचनाएं, कुछ संवेदनाएं देते जा रहे हैं, उसका हम एडवांटेज भी लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया छोटी सी बात कि हम क्यों इसको नहीं देख सकते, क्यों देख ले जाते हैं। तो आइए हम आपसे आगे बात करते हैं। सर एक बात बताओ, स्लो तो नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट हो सकता हूँ ना। अब सामने कोई बच्चा बैठा नहीं, बच्चे बैठते हैं तो बात करने में मज़ा आता है, वो लग रहा है कि खाली खाली सूना सा लग रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऑप्टिक्स होती है ना बच्चा, ये जो ऑप्टिक्स होती है, ये ऑप्टिक्स बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। अगर आप गहराई से इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्टिक्स बेसिकली क्या हिस्से में डिवाइडेड है, 2 हिस्से में। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग अभी पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, पढ़ भी क्या रहे थे अब हम आपको बताएंगे। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स, है ना, तरंग प्रकाशिकी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स, है ना। इसके बाद गौर से सुनिए, ये जो रे ऑप्टिक्स होती है ना, किताबें इस बार बहुत बार इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलती हैं, है ना।
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्यों? सिंपल रीज़न है। ज्योमेट्रिकल माने क्या होता है? फिगर वगैरह से रिलेटेड है, तो हम इसमें फिगर वगैरह बनाएंगे ना। आपने सुना होगा कि लेंस के 6 केस पढ़ाए जाए, ओ सॉरी, दर्पण के 6 केस पढ़ा दिए, लेंस के पढ़ा दिए। तो जो बार बार आप डायग्राम बनाते हो तो उस क्षेत्र में ही बनाते हो, उस क्षेत्र का नाम क्या है? ज्योमेट्री आप लगाते हो ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ आइए, गौर से सुनिएगा। इसके लिए क्या बताना चाहते हैं? खास कुछ बात है इसमें? बिल्कुल बात है बच्चों। एक बात मेरी आप सुनिए ध्यान से, कि जो आने वाली लाइट है ना, जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, जो इसकी वेवलेंथ होती है, वो अगर बहुत छोटी हो, क्या हो? अगर वो क्या हो? बहुत छोटी हो, किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के, जिससे आप उसको देख रहे हो। तो अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जैसे थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिए देता हूँ। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, लेंस हो गया। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मिरर हो गया, है ना, दर्पण। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कहीं ना कहीं टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप आपके लिए क्या एग्जांपल दे दिया गया? टेलीस्कोप बता दिया। इसके बाद में आपने सुना कार्बन फाइबर के बारे में? बिल्कुल सर। कार्बन फाइबर क्या होता है? वो बाल से भी पतले पतले होते हैं ना, समुद्र के अंदर बिल्कुल गहरी तलहटियों में बिछाए गए होते हैं, और उसके अंदर जो प्रकाश की किरणें चल के जाती हैं, सिर्फ प्रकाश की किरणें नहीं, आप जो बात करते हो ना फ़ोन पे, है ना, वाईफाई का नेटवर्क लगा है, तो आप जो बात करते हो वो आपकी बातों को, आपकी आवाज़ों को प्रकाश में बदल करके उस पतले से ट्यूब के अंदर हम लोग गुजार देते हैं, है ना। कभी किसी ने मान लो आवाज़ लगा दिया कि मुझे बचाओ, है ना, कोई आखिरी पल में हो सकता है, किसी को कोई मारने की कोशिश कर रहा हो और कोई चिल्ला दिया कि मुझे बताओ, बचाओ, उसकी वो मुझे बचाओ आवाज़ जो है ना, वो हमेशा प्रकाश बन करके उसी कार्बन फाइबर में सदियों तक क्या करेगी, उसमें टकराती रहती है। सोचो कितनी कहानियाँ हम लोगों ने गढ़ रखी हैं। मैं आता हूँ उन्हीं सब चीज़ों पर, तो ध्यान से देखो। तो कहीं ना कहीं लेंस हो गया, मिरर हो गया, टेलीस्कोप हो गया, कार्बन फाइबर्स हो गए, है ना, ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। और जब इसके सामने से प्रकाश गुजरता है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके सामने, जब लाइट, है ना, इनके सामने से पास होती है, इनके सामने से क्या होती है? गुजरती है। दैट इनके सामने से गुजरती है, तो वह सीधी रेखा की तरह बिहेव करती है ना, सीधी रेखा की तरह बिहेव करती है। ज़्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं लग रहा? लगेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो ध्यान से देखो, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण मान लो चल रही है, तो अगर ये किसी लेंस से या तो फिर किसी तरह के, किसी से भी, जैसे ये आपके सामने दिख रहा होगा, है ना, जब इस तरह की स्ट्रक्चर से, इतनी बड़ी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, मैं मान के चलता हूँ कुछ नहीं आपको आता है, तो जब यहाँ से किरणें गुजरती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से गुजरने के दौरान ये सीधी रेखा की तरह काम करती हैं। इसीलिए हम इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको पता है, हम इससे इमेज बना सकते हैं। आपके घर में जो भी इमेजेस बनती हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ, तो आप ध्यान से सुनो, आप जो भी फिगर बनाते हो, फोटो वगैरह हम लोग क्लिक करते हैं ना, अरे कैमरा वगैरह होता है, अरे आपकी आंखें जो है ना, आंख को हम इसलिए भी दिख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख पाती हैं, क्योंकि किरणें सीधी चलती हैं। अगर किरणें ऐसे दाहिने बाएं होकर चलने लगें, और हमारी आंख तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के सामने जो प्रकाश की किरणें बच्चों सीधी हो जाती है। तो अगर हमारी आंखें बहुत छोटी होती ना, तो कहीं ना कहीं हमको धब्बा धब्बा दिखाई देता, समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है ना। पर आप कहोगे सर कीड़ों की आंखें तो बहुत छोटी होती हैं। ऐसा नहीं है, उनकी भी आंखें कम से कम दिखती तो है ना हमको, प्रकाश तो हमको दिखता भी नहीं है ना। तो इतनी छोटी किरणें जो है इसके सामने ना बहुत छोटी हो जाती हैं, इसलिए फिर हमको वो सीधी चलती हुई दिखाई देती हैं। और उसका यही सब फ़ायदा है कि हम जो है कि फिगर बना सकते हैं, तस्वीर खींच सकते हैं, है ना। तो ये फ़ायदा होता है इसका, और हम इस पर मैथ्स लगा सकते हैं। स्नेल का नियम लगा दिया, प्रकाश के सारे नियम लगा दिए इस तरह से। लेकिन अब आपको हम समझाते हैं कि इसमें क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो वेव ऑप्टिक्स ये है कि जब आपके सामने जो लैम्डा है वो क्या हो, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन के बराबर हो जाए, ठीक है। तो सोचो आप, जैसे मिसाल के तौर पर, क्या आपने सुना है सॉप बबल्स, है ना, ओ माय गॉड, जो साबुन के बबल्स होते हैं,
फालतू में, है ना। तो जो साबुन के जो बबल्स होते हैं वो कितने पतले होते हैं, वो इतने पतले हो जाते हैं कि सूरज की लाइट के तरंगों की लंबाई के ऑलमोस्ट इक्वल होने लगते हैं। इसलिए जब सूरज की लाइट उस पर टकराती है ना, टकराती है तो उसके बाद वो तमाम सारे, देखते कैसे वो जगमगाता रहता है, वो चमकता रहता है। आप इसी की बात नहीं कर रहे हो, आपको मैं बताता हूँ तितली। वाह, तितली हो गई। चमगादड़ को भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं ये भी चमकती है थोड़ा बहुत, है ना। चमगादड़ हो गया, और जो सबसे फेमस रही वो कौन है, मोर। आपको पता है इन तीनों जीवों के अंदर न कोई केमिकल होता है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हो पिगमेंट्स, वर्णक, एक ऐसे रसायन जो किसी को रंग देने का काम करते हैं। पिगमेंट्स होते ही नहीं है, कोई केमिकल होता ही नहीं है सर, बोल्ट बैटरी होता ही नहीं है, तो इसके बावजूद ये चमक कैसे जाते हैं। कितना शानदार रंग होता है ना तितली का, पर बताओ वो कैसे चमकती है। बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीज़न, वो क्या है, वेव ऑप्टिक्स की पूरी फिनोमेना। अब जो तितली की जो डिज़ाइन है ना, ये जो पूरे तितली की डिज़ाइन है, उसके पंखों में नैनो पार्टिकल्स की डिज़ाइन चलती है। वाह यार, बनाने वाले ने कुछ ऐसा बनाया जैसे मानो कि कोई बहुत बड़ा जो है कि मैकेनिकल इंजीनियर हो ना जी, कुछ इस तरह से। तो तितलियों के जो हल्के हल्के जो पंख टाइप की जो रचना है, उसके अंदर मिनी फाइबर्स पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, और इतना गजब वो एग्जिस्ट करते हैं, इतने पतले पतले कि उसकी लंबाई उतनी होती है जितनी सूरज से आने वाली किरणों की होती है। और दोनों जब बराबर लंबाई के हो जाएंगे तो बताओ जब किरणें उस पर गिरेंगी तो कुछ मर जाएंगी। मर जाएंगे, क्या बता रहे हैं आप। अरे मान लीजिए एक किरण ये आ रही है और दूसरी किरण ये आ रही है, ये भी उछलना चाहिए, ये भी उछलना चाहिए, दोनों मिल गए, अब ये किरणें चमक जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसा हो कि एक किरण ऊपर उठ रही हो और दूसरी किरण क्या करी हो, नीचे गिरी हो, जब ये दोनों मिलेंगे वो तुरंत मर जाएगी। तो ये किरण जब मर जाएगी तो वहाँ अंधेरा आ जाएगा, तो वो रंग गायब हो जाएगा, लेकिन ये जब मिलेगी तो एक नया रंग बन जाएगा। इसलिए फिर तितलियाँ चमकने लगती हैं, क्योंकि कुछ रंग मिट रहे हैं और कुछ रंग नए बन रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपसे कह सकता हूँ कि कुदरत ने इस तरह की डिज़ाइनें करी हैं कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको छोटी सी चीज़ बताई, तो आप मेरी बात गौर से सुनो। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर आप पूरे स्नेल्स के लॉ पढ़ेंगे, है ना। स्नेल्स लॉ आप पढ़ोगे, इसके अंदर क्या क्या पढ़ लेंगे आप, इसके अंदर आप कहीं ना कहीं प्रकाश का परावर्तन सुना है, रिफ्लेक्शन पढ़ लोगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन पढ़ लोगे। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे ना, तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो। और वो जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो यार, उसमें आपने जो है कि स्कैटरिंग वगैरह नहीं, इस सब चीज़ों को मैं नहीं अभी कवर करता हूँ, मैं आपको ऐसे करके चीज़ें बताएंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके अंदर हम क्या पढ़ लेंगे। इसके अंदर वो आ जाएगा, आपने सुना है जो स्लिट्स बनाए जाते हैं, स्लिट्स मतलब चाहे उसको बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन, स्लिट्स पढ़ाए जाएंगे आपको, डिफ्रैक्शन पढ़ाए जाएंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना है, वो भी यहीं पर चलता है। तो कहीं ना कहीं यंग का डबल स्लिट चलेगा, डिफ्रैक्शन चलेगा, और उसके बाद में इंटरफेरेंस चलेगा। ये सब क्या होते हैं सर, बताएंगे आपको, इंटरफेरेंस वगैरह। तो इस तरह से हम एक एक चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि वेव ऑप्टिक्स में हम इतना मसला हल करेंगे, रे ऑप्टिक्स में हम इतनी सारी चीज़ें हल करेंगे, और उसके बाद जो है अगले टॉपिक की मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। तो मुझे बार बार देखना पड़ता है कि कहीं मेरा लेक्चर बीच में रुक तो नहीं गया। तो बच्चों सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर वेल मैनर्ड में है। तो चलिए हम आपको जो है अगला टॉपिक कहीं ना कहीं समझाना शुरू करते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको क्या बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा हम अपनी रफ्तार बढ़ा लेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग करते चलेंगे। ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको ऑप्टिक्स समझाया, सर रे के बारे में कुछ बताओगे। रे के बारे में आपको हम क्या बताएं, वो आप तो जानते रहते हो। देखो, पहली चीज़ रे को लेकर के पहली चीज़ कि हमेशा कैसे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं। बोलो ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं। बोलो ठीक है ना, मतलब सीधी रेखा में हमेशा चलते रहते हैं, और उसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ कि जो लाइट का रास्ता होता है ना, लाइट का जो रास्ता होता है बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। वाह, अजब। लाइट के जो रास्ते होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइट इस रास्ते पर चल रही है, तो इस रास्ते को अगर मैं सीधा कर दूं इस तरह से, तो उसी रेखा को क्या बोल दिया जाता है, रे। रे माने किरण। तो क्या किरण प्रकाश को कहते हैं, हट, किरण प्रकाश को नहीं कहते हैं।
किरण हम किसको कहते हैं? प्रकाश के रास्ते को कहते हैं। और तीसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बंडल्स ऑफ रे, है ना, बंडल्स ऑफ रे, प्रकाश का सॉरी किरण का जो पूरा गुच्छा होता है उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? बीम। तो ये छोटी सी दो कौड़ी की बातें करने के बावजूद अब हम जो है कि अपने लेक्चर को आगे करते हैं और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं। अब अच्छी चीज़ क्या बताओगे सर? अब तो आप शुरू करना चाहते हो वहाँ से, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, ऐसे ऐसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम आपको शुरू करते हुए शुरू करते हैं, क्या नाम है इसका? ये कुछ प्रकाश से जुड़े लॉज होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन माने, थोड़ा हिंदी भी हो जाएगी, सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों परावर्तन। क्लास 10th वाले बेचारे नन्हे बच्चे, वो भी सोचते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बने। तो मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग के लिए आप भी इसको देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आना है एकदम। ध्यान से सुनिए हमारी बात। ये कहीं ना कहीं आपके सामने एक चिकनी सतह है, ये हमारे सामने कहीं ना कहीं एक स्मूथ सरफेस है। तो अगर यह एक स्मूथ सरफेस है तो इस स्मूथ सरफेस पर अगर प्रकाश की किरण, है ना, मैं थोड़ा सा, अगर प्रकाश की किरण यहाँ से गिरती है और गिरने के बाद क्या करती है? यूं ही निकल जाती है। तो ध्यान से देखो, प्रकाश की किरण गिरी, इसको हम बोलते हैं आई इंसिडेंट रे, और यहाँ से लौट के चली गई रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद बीच में कल्पना के तौर पर एक हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल खींचते हैं, है ना। नॉर्मल क्या होता है? अरे अभिलंब। तो हम लोग एक अभिलंब खींच देते हैं। अब आप गौर से सुनो हमारी बात। आने वाली किरण, गौर से, आने वाली इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आई। और भागने वाली रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आर बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला लॉ ये होता है, सबसे पहला जो कानून हम आपको सिखाना चाहते हैं वो ये है कि जो कोण आई है वो क्या होगा? वो कोण आर के बराबर होगा। अजब सी बात है, पर ये होता है। और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि कोण आई जो होता है वो क्या होता है? कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने सुना होगा कि इसमें जो आई होता है, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तथा कौन? नॉर्मल, ये सभी क्या करते हैं? ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक ही तल में, सेम प्लेन में लाई करते हैं। छोड़ो ना, सेम प्लेन में पाए जाते, एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? जरा गौर से हमारी बात सुनिए। ये हमारी सरफेस, इस सरफेस के ऊपर, ओए ये नहीं कह रहे हैं कि सरफेस भी सेम प्लेन में लाई करेगी, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। मैं एक एक बात बड़ी बारीकी से बोल रहा हूँ ना, महीन महीन बातों को हम जो है कि कवर अप कर रहे हैं। तो अगर ये हमारे सामने सतह है तो गिरने वाली किरण और जाने वाली किरण और उसके बाद नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में रहते, मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने ये बिल्कुल आपसे नहीं कहा है कि सतह भी उसी प्लेन में आएगी, नहीं ना, वरना भी ऑप्शनल सवाल बन जाएंगे, आप फिर गड़बड़ा दोगे। तो कहीं ना कहीं सतह जो है किसी भी प्लेन में हो, फॉरगेट इट, बोलो उसको। जो किरण आ रही हो, जो किरण जा रही हो, जो हमने अविलंब खींच रखा है, ये तीनों बस एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए। बात नंबर 1, है ना, सॉरी दूसरी बात। तो ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, और यहाँ पर हमने आपको सिखाया। तो ये तो बड़ा अच्छा लगा आपको जान करके सर। पर इसमें एक बात बताओ आप कि अच्छा आपको पता है ये साउंड जो होता है ना, साउंड 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 भी इस टेक्निक को फॉलो करता है। देखा, पहले के राजा वाजा जो होते थे वो दीवारों पे कुछ ऐसी तकनीक लगाते थे कि कोई चोरी चोरी बात करे तो उसकी आवाज़ टकरा करके दूसरे कान में चली जाए। मे बी कभी हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कुछ होता हो। अब आप पढ़ो इसको, जानो कि ऐसा कुछ होता है। पर मैंने आपको ऐसी एक आइडिया दिया कि ऐसा होता, पर इतना हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि इस तरह की जो है कि यहाँ से बनाए गए होते हैं कि अगर आप इसको मारते हो तो ये जा कर के जब यहाँ टकराते हैं तो टकराने के बाद वैसे ही आते हैं कि आई बराबर आर। और ये खेल तभी संभव है जब ये स्नेल का नियम चलता है। तो अरे स्नेल का नियम कह रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन का कुछ लॉ वगैरह चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये सीखा।
अब एक बात समझो आप, ये तो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ बताई। मान लो कभी आपको क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है, इजी इजी क्वेश्चंस होते पूछे जा सकते हैं, कि जैसे आपने किसी से पूछा या फिर आपसे किसी ने पूछ दिया, है ना, कि अगर यहाँ पर जो है इस तरह से ये आई है आपके सामने और ये क्या है, आर है। मान लीजिए कि यहाँ से जो है कि ये जो कोण बन रहा है, मान लीजिए ये 60 डिग्री का हो गया, तो आपसे पूछ दिया कि बताओ आई कोण कितना होगा, ये स्मॉल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा आई कितना होगा, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं ना। छोटा आई कितना होगा, आर कितना होगा, ये सब हो सकता है ना, इजी क्वेश्चन है। तो बताओ अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो बताओ बच्चों ये कितने डिग्री का होगा। अरे सर, सामान्य जो होता है वो हमेशा सतह से 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 60 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। तो यही तो दोनों पूछे जा रहे थे। तो दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए, 30-30 डिग्री के। सर इतना छोटा सवाल कराओगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बस ऐसे यूं ही बताया है। मैं इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर सकता हूँ। अभी अगली स्लाइड पर आपको सवाल ही मिलेंगे, है ना। तो ज़रा गौर से इसको आप देखिएगा, मैं आपको 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है ये छोटा सा पॉइंट हमने आपको समझाया। अब एक काम करो ना आप, मैं आपको सिखाता हूँ, कुछ चीज़ें आप कर ले जाओ। आपको जो है कि ना बड़ा तेज़ी से न्यूमेरिकल सॉल्व होने के थोड़े थोड़े रास्ते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको समझा सकूँ, मैं उस डायग्राम को थोड़ा सा और सही करता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इतना बताता हूँ कि अगर ये कोई गिरने वाली किरण है, मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे है, और मान लीजिए यहाँ से अगर ये लौट के जाती है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना। उसके बाद जो मैंने इसको बताया अभी, इसको अगर हम बोल दें आई इंसिडेंट एंगल, आर रिफ्लेक्टेड एंगल, चलो एक पल के लिए इसको अल्फ़ा बोल देते हैं और इसको बीटा बोल देते हैं, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो थोड़ा सा एक तरीका लगा देते हैं। बोलो इस अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे बोल दूँ तो कि ये बीटा का मान क्या हो जाएगा। अगर आप इस अल्फ़ा का मान जानना चाहते हो तो बताओ ये टोटल एंगल कितने का होता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है ना। अरे सामान्य के साथ जो सतह की जो ये शीशा है, सॉरी ये जो पॉलिश्ड सरफेस है, इससे इसके बीच का एंगल कैसे पता चलेगा। ये टोटल 90 है, तो 90 में से अगर आप आई निकाल दो तो यही तो पाओगे। तो 90 डिग्री माइनस आई, ओ माय गॉड। अच्छा अगर इस तरह से बीटा का निकालना है तो कर दो 90 माइनस आर, 90 डिग्री माइनस आर। और खूबसूरती इस बात की है कि आई और आर ये तो बराबर ही हैं। तो क्या बहुत बार मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर यहाँ के लिए मैं सॉल्व करूँ तो ये भी अगर आप याद रखो तो आपके लिए बड़ा काम करेगा। जैसे अगर ये सामने आपके कौन सा कोण बनता है, अगर मान लीजिए अगर ये आपके सामने आई है और अगर ये आपके सामने आर है, तो क्या मैं दोनों को अगर सेम बोलूं तो क्या मैं दोनों को आई और आर मिलाऊंगा तो 2i बोल सकता हूं ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान या तो 2i बोल सकते हो आप, या तो आप क्या बोल सकते हो 2r। ये मैंने आपको छोटी सी बात समझाई। अब आप एक छोटा सा पॉइंट मुझे ये बताओ कि अगर सवाल ये आपके सामने लिखा गया है, बड़ा अजीब सा हो गया है, रैंडम। ओ माय गॉड, स्लाइड हमने तैयार कर रखी थी, ये कैसे ख़राब हो गई। पर कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, वो लग रहा है कि वो वाली चीज़ कॉपी हो गई है। ओहो, चलो कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम इसको मूव कर लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। इसको इधर कर लो और इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, क्योंकि हमको लग रहा है कहीं से कोई कॉपी कट हो रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इस क्वेश्चन को मैं बाद में हल करूँगा आपके सामने, पहले मैं आपको ये वाला सवाल देता हूँ। मेरी स्लाइड डिस्टर्ब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। हैं क्या हो गया? तो ध्यान से देखो, गौर से मेरी बात सुनो। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये जो पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको हल करने की तकनीक आपको सिखाता हूँ और फिर जो उसके बाद हम लोग अगला सवाल हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस सवाल में पूछ क्या रहा है। सर सवाल तो अपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा नहीं है, पर मैं आपसे पूछता हूँ ना, आप मुझे थीटा का मान बताओगे। सवाल कैसे होगा कि एक किरण जा रही है जो कि यक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। ये हमारे सामने यक्स अक्ष है, तो यक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है इंसिडेंट रे। इसके बाद जब लौट के जाती है तो कौन सी रे जाती है, रिफ्रैक्टेड ले। और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर भाग रहे हैं, 90 डिग्री पर। यस सर। तो आपको ये बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मुझे सोच के आप बताओ
कि यहाँ से इस अल्फ़ा का मान क्या होगा। सर आपने अभी 1 मिनट पहले बताया, क्या अभी हमने आपको बताया था अल्फ़ा का मान? पिछली स्लाइड मेरी देखिए, ये देखिए, यही तो अल्फ़ा था। तो क्या मैंने कहा था ना कि अगर ये आई है तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाता था? अरे भैया ये 90 अंश है तो 90 माइनस आई, तो यही तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो बोलो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? ये टोटल कम्प्लीटली कितना है? 90 डिग्री। और बताओ कि जो किरण ऐसे जाती है बीच में, बताओ एक नॉर्मल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो नॉर्मल को ही तो आई बोलते हैं बच्चा। तो बताओ 90 में से अगर आई हटा दो, 90 में से अगर आई हटा दो, इस ये वाला हिस्सा अगर आप हटा दोगे ना तो आप किसके बराबर आ जाओगे? इसके। उस 90 की नहीं कह रहे हैं यहाँ से, आई एम सॉरी। मैं भी जो है ना थोड़ा सा इसको आप समझाने के चक्कर में प्रॉब्लम हो जा रही है। देखो इस वाले को मैं 90 सोचता हूँ ना, तो अगर ये 90 है तो 90 में से अगर आई निकल गया तो बताओ इसके बराबर आ गए कि नहीं आ गए? तो ये मैं कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस आई। तो बोलो 90 तो 90, आई का मान क्या है? जब पूरे का मान 90 है तो बीच में आई का मान कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ कितना लिख देंगे हम लोग? कहीं ना कहीं 45 डिग्री लिख देंगे। तो बोलो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। पर सर हमसे तो थीटा चाहिए था ना। तो तुम बताओ कि क्या यहाँ पर एक जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अगर ये अल्फ़ा है तो बताओ वही कितने के बराबर होगा? थीटा के। इसका मतलब थीटा भी कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन है, फिर आपसे मैं ये वाला पूछूंगा, आप हमको बताओगे, ठीक है? मिटा लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो ध्यान से देखिए सवाल हमारा। सवाल ये है कि अगर वहाँ से 90 डिग्री पर आ रही है तो अल्फ़ा का मान बताओ। तो चलो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर वो किरण है, कॉपी कर लें ताकि आपके लिए रहेगा कि हाँ सवाल को मैंने, ओ माय गॉड, चलो अजीब मजाक कर रहा है ये। ठीक है चलो समझाते हैं हम। ये मेरा बोर्ड हैंग कैसे कर रहा है यार। ठीक है तो ध्यान से देखो बच्चों, छोटा सा जो है ना कि इसके अंदर आप जानते हैं टेक्नोलॉजी है, कुछ तो दिक्कत हो जाती है। अभी देखना पूरा अजीब हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, तो मैं आपसे कहता हूँ, सवाल मेरा सामने रेडी है, अब इसको गौर से आप समझिए। अगर ये 10 डिग्री है और ये हमारे सामने क्या है? ये हमारे सामने इंसिडेंट रे है और ये कहीं ना कहीं क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो अब आप सोच के बताओ कि अगर ये 10 डिग्री है, कल्पना करिएगा ना, तो 10 डिग्री है तो बताओ ये कहीं ना कहीं गिरने वाली किरण कितनी, अच्छा सॉरी मुझे ये नहीं पता वो क्या है, पर मुझे इतना बता रखा है लोगों ने कि जो यक्स अक्ष है ना, यक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 10 डिग्री का। तो सोच के बताओ कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण, इसके बीच का कोण कितना होता है? अरे उसमें एक आई होता होगा और एक क्या होता होगा? आर, और दोनों होते होंगे बराबर। और इसके बाद सोचो तो ज़रा, अगर ये आप देखो कल्पना से, तो ये बताओ 90 डिग्री है कि नहीं है? तो 90 डिग्री ये हो गया और 10 डिग्री वो हो गया, तो टोटल कितना डिग्री हो गया? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री बताओ किसने के बराबर है? 2i के। तो बोलो यहाँ से i का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। एक बात बताओ कि अगर तुमको याद आता हो तो बोल बच्चा, यह क्या होता था? सर ये तो अल्फ़ा होता था। अरे गिरने वाली किरण शीशे के साथ जितना कोण बनाती है उसको अपन अल्फ़ा बोलते हैं, और गिरने वाली किरण सामान्य के साथ जितना कोण बनाती है उसको अपन आई बोलते हैं। तो ये अल्फ़ा है। सर अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा। पर शर्त क्या है? शर्त छोटी सी है, मैं आपको बताता हूँ कि नहीं छोड़ो, खैर उसको हटाओ, वो तो आपके सामने अल्फ़ा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से सोचता हूँ, देखिए अगर ये अल्फ़ा हमको इसका मान चाहिए तो बताओ, ये तो पता चल जाएगा ना कि ये बीटा है, क्योंकि गिरने वाले के पहले अल्फ़ा बनता है, फिर जहाँ गिरता है, जैसे मैंने बताया था ना, जहाँ गिरता है वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ बीटा बनता है। तो सोचो ज़रा बीटा का मान कितना होगा? अगर कोई पूछे कि बीटा का मान कितना होगा तो आपको दिख रहा है ना, ये टोटल कितने डिग्री का कोण है? ये टोटल यहाँ से 90 डिग्री है।
अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको बीटा चाहिए, और मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि बीटा का भी मान क्या होता है, 90 डिग्री माइनस आर होता है। तो बताओ, जिसको आई का मान पता है, क्या उसको आर का मान नहीं पता है? दोनों सेम ही तो है। तो बताओ बीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 50 बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो ये हो गया बीटा का मान। अब आपको पता है अल्फ़ा निकालना था सवाल में, और ये क्या डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो तुम हमको सोच के बताओ कि अगर ये 90 डिग्री है तो अल्फ़ा का मान क्या होगा? अल्फ़ा का मान तो यही ना होगा 90 माइनस बीटा। ओह माय गॉड, ये क्या सवाल है। अरे किसी त्रिभुज के अंदर अगर ये आपको पता और आपको ये पता है तो ये नहीं पता चल जाता है, ये माइनस ये इज इक्वल टू दिस है। तो 90 की जगह 90 करो बच्चों, और बीटा की जगह क्या कर दो, 40। ओहो, दिस इज़ 50 डिग्री। तो इस तरह के सवाल होते हैं, अगर आप करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा मर्ज करता हूँ, मुझसे वो कैमरा रुक गया था। फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।